बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, क्रिकेट के मैदान में आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बड़ा टाकरा हो रहा है और दिल की धड़कनें तेज़ हैं। हर पाकिस्तानी की एक ही दुआ है कि हमारी टीम जीत के वतन का नाम जो है वो रोशन करे। तो शाहीनों के लिए पैगाम ये है कि माजी को छोड़ो, हिम्मत, जज्बा और टीम वर्क ही आपका असल हथियार है और पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। गुड लक टीम पाकिस्तान, आगे बढ़ो, सब्ज़े लाली परचम को सरबुलंद करो। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। दुनिया के ताकत के ऐवानों में गैर मामूली लम्हा जन्म ले चुका है। वो फलस्तीन जिसे दहाइयों से जमीन पर मिटाने की कोशिशें हुई, आज एक एक करके बड़ी ताकतों के कागजों पर हकीकत बनता जा रहा है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फिर बरतानिया, तीनों ने ऐलान कर दिया कि वो फलस्तीन को एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करते हैं। ये ऐलान सिर्फ अल्फाज नहीं, ये बरसों के खून, आंसू और कुर्बानियों की गवाही है। जब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने अपने वीडियो बयान में कहा कि आज बरतानिया फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करता है, तो ये महज एक मुल्क की पॉलिसी नहीं रही, बल्कि आलमी सियासत की एक नई लकीर खींच दी गई। कनाडा जो G7 का पहला मुल्क बना, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब बरतानिया, ये सब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में एक नए नक्शे की बुनियाद डाल रहे हैं। इनके अल्फाज में अमन और दो रियासती हल की वाज़गश्त है, मगर असल में ये इजराइल के लिए एक सिफारती तूफान है, क्योंकि अब मसला फ़लस्तीन महज एहतजाजों और करारदादों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ताकतवर मुमालिक इसे बाज़ाब्ता तौर पर मानने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिलसिला यहीं रुकेगा या फिर मजीद मुल्क इस काफिले में शामिल होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इजराइल के लिए वो लम्हा करीब आ चुका है जब दुनिया उसकी पॉलिसीज के खिलाफ अमली सफबंदी कर लेगी। यह मंजरनामा आने वाले दिनों में मशरक़े वस्ता की सियासत को हिला के रख देगा। और अब बात करेंगे उस मंजरनामे पे। चाबहार बंदरगाह कभी इंडिया की सबसे बड़ी सिफारती जीत समझी जाती थी, लेकिन अब अमरीकी पाबंदियों ने इस मंसूबे को गैर यकीनी बना दिया। सवाल यह है कि यह पाबंदियां सिर्फ ईरान पे दबाव डालने की कोशिश है या फिर इंडिया के इलाकाई हिकमत अमली को भी निशाना बनाया जा रहा है। चाबहार बंदरगाह ईरान के सूबों सीस्तान और बलूचिस्तान में खलीज ओमान के किनारे बन रही है। इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान मिलकर इस मंसूबे के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद अफगानिस्तान और वस्ती एशिया को समंदर तक बराह रास्त रसाई देना है। दूसरी जानिब इंडिया को इसके जरिए रूस और यूरोप तक एक मुतबादिल तजारती रास्ता मिल सकता है। सन 2003 में इंडिया ने पहली बार ईरान को चाबहार की तजवीज दी थी। मकसद ये था कि इंडियन मसनूआत बराह रास्त अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक पहुंच सके। पाकिस्तान में चीन की मदद से जारी गवादर बंदरगाह का मंसूबा भी इंडिया के पेश नजर था और इसका जवाब इंडिया ने चाबहार की शक्ल में दिया, लेकिन अमरीकी पाबंदियों ने सूरत हाल अब यकसर तब्दील कर दी है। अमरीका ने ऐलान किया है कि 29 सितंबर 2025 से चाबहार बंदरगाह भी ईरान पर आयद पाबंदियों के दायरे में आ जाएगी। ये फैसला बज़ाहिर सदर ट्रंप की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसका मकसद ईरान को इक्तसादी तौर पर तनहा करना है। अमरीका ने पहले अफगानिस्तान की तामीर नौ के पेश नजर चाबहार को इस्तिस्ना दिया था, लेकिन अब ये इस्तिस्ना वापस ले लिया गया है। इस फैसले से इंडिया के स्ट्रेटेजिक मफादात मुतासिर होने का खदशा है। नई दिल्ली ने फिलहाल ये कहा है कि वो पाबंदियों के असरात का जायजा ले रही है। याद रहे कि कुछ अर्सा पहले सदर ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के जवाब में इंडियन मसनूआत पे 50% टैरिफ आयद कर दिया था। माहिरीन ये कहते हैं कि ये इकदाम खास तौर पे इंडिया को निशाना बनाने के लिए किया गया और उनके बकौल पाबंदी और टैरिफ के जरिए इंडिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरी तरफ बास एक्सपर्ट्स की राय यह है कि असल हदफ ईरान है। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान आलमी सतह पे मुकम्मल तौर पे अलग थलग हो जाए। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल में खुद को सिफारती तौर पे मजबूत करने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। चीन की मदद से गवादर बंदरगाह पे पहले ही काम जारी है और अगर चाबहार मुश्किलात का शिकार होती है तो तजारती रास्ते गवादर की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं। इससे पाकिस्तान को मुआशी फवायद मिल सकते हैं। अलबत्ता इंडिया इस मंसूबे से फौरी तौर पर पीछे हटने पर तैयार नहीं है। इंडिया जानता है कि अमरीकी पॉलिसी अक्सर बदलती रहती है, इसलिए वो वेट एंड वॉच की हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। फिलहाल वो अमरीकी पाबंदियों की खुली खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। चाबहार पे अमरीकी पाबंदियां इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है, पाकिस्तान के लिए एक मौका है और अमरीका के लिए ये ईरान को मजीद तनहा करने की हिकमत अमली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन पाबंदियों के नतीजे में इंडिया वाकई अपने मंसूबे से पीछे हट जाएगा या वो किसी नए सिफारती रास्ते के जरिए अपने ख्वाब को जिंदा रख पाएगा। इस पूरे मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अदाकार मेजर जनरल रिटायर्ड इनामुल हक साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आप सर आपके वक्त का। और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर अंजा साकिब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अंजा साहिबा, आपके भी मशकूर में। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं। आप क्या समझते हैं कि चाबहार बंदरगाह जो कभी भारत की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी समझी जाती थी, अब वो अमेरिकन पाबंदियों की जद में है? क्या ये कदम सिर्फ ईरान पे दबाव बढ़ाने की कोशिश है या फिर ये भारत की बढ़ती हुई हिकमत अमली को भी निशाना बनाया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू यावर, आपको और नाज़रीन को मेरा सलाम पहुंचे। देखिए, चाबहार सिर्फ पहले मैं
मैं ईरान की बात करना चाहता हूँ, और इसको हम इस तनाजुर में भी ना देखें कि ये गवादर का एक कंपिटिटर है। ये भी दो बातें मैं अपने तौर से तय समझता हूँ कि ये वी शुड बी केयरफुल अबाउट दिस juxtaposition और दिस कंपैरिजन। सही। ईरान हैज ओनली वन पोर्ट, बंदर अब्बास, जो ज्यादा अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, उसकी शैलो है और ज्यादा वहाँ पे वो कैपेसिटी हैंडलिंग नहीं है, वहाँ पर कार्गो की कैपेसिटी। सेकेंडली, अगर आप फॉलो करें ईरान को, तो ईरान ने तेहरान के इर्द गिर्द पानी ना होने की वजह से उनका इरादा है सम टाइम इन फ्यूचर अपने कैपिटल को साउथ की तरफ मकरान कोस्ट के पास शिफ्ट करने का। ठीक। तो ये दो चीजें हैं जो आपको बदनजर रखनी चाहिए। अब इंडिया का इंटरेस्ट क्या था? इंडिया का इंटरेस्ट ये था कि वो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सेंट्रल एशिया के साथ तिजारती रवाबित को बढ़ाए। इस तरह वो अफगानिस्तान को अपने पास करीब लेकर आएगा, पाकिस्तान को बाईपास कर जाएगा और ईरान के साथ भी अपना लिवरेज बरकरार रखे। तो इंडिया के एक तीर से तीन शिकार थे। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि चाबहार फले फूले, लेकिन कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में नहीं। अफगानिस्तान का इंटरेस्ट ये था कि वो भी ये चाहते थे कि हम कराची को किसी वजह से बाईपास करके, गवादर को बाईपास करते हुए चाबहार पे अपनी इंपोर्ट्स को लें और सब्सिक्वेंटली अगर एक्सपोर्ट तो कुछ भी नहीं है उसको लें। अच्छा, चाबहार का ट्रू पोटेंशियल क्या है? ये भी मैंने 2-3 आर्टिकल उस पर लिखा है। चाबहार का ट्रू पोटेंशियल इतना नहीं है कि वो इस खिते में कोई जियो स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर बन जाएगा। सही। अफगानिस्तान की अपनी इंपोर्ट्स हैं, वो मिनिस्क्यूल हैं। उसके बाद रह जाती है सेंट्रल एशिया की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो वो भी कोई इतनी ज्यादा नहीं, छोटे छोटे मुल्क है, छोटी छोटी आबादियां हैं। तो वी शुड सी चाबहार ट्रू पोटेंशियल इन एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट। अब आते हैं अमेरिकन इंटरेस्ट की तरफ। अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन होने के बावजूद चाबहार को एग्जेम्पशन दी थी। इंडियन कंपनी को उसके बनाने में, उसको खड़ा करने में एक एग्जेम्पशन दी थी, क्योंकि उस वक्त उनको जरूरत थी अपनी कार्गोज के लिए, अफगानिस्तान के लिए चाबहार की पोर्ट की जरूरत थी, इंपोर्ट्स के लिए चाबहार की पोर्ट की जरूरत थी अंडर द फर्स्ट रिपब्लिक, अशरफ गनी और हामिद कारज़ई के दौर में। तो उनको जरूरत थी इस पोर्ट की, इस वजह से उन्होंने एग्जेम्पशन दी थी। एंड इफ आई करेक्टली रिमेंबर, वो 300 आइटम्स थे जो चाबहार के जरिए सैंक्शंस के बावजूद इंपोर्ट किए जा सकते थे। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाबहार पोर्ट। अब अमेरिका ने वो एग्जेम्पशन खत्म कर दी है, एंड इसका जो प्लॉजिबल एक रीजन नजर आता है हमें, वो ये है कि अमेरिका इज टाइटनिंग द नूज अराउंड ईरान बेसिकली, और उसमें उसका जो एक सब्सिडी मकसद है वो ये है कि थोड़ा सा हजीमत जो है वो इंडिया को पहुंचाना चाहता है। मैं उसकी तरफ अलग से भी थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले ईरान के साथ जो उसकी चैज़्म है न्यूक्लियर डील के ऊपर, वो एक ईरान को प्रेशराइज करना चाहता है। तो दिस इज वन स्टेप इन दैट डायरेक्शन कि उन्होंने इंडियन कंपनी की जो उसको बिल्ड कर रही है, वहाँ कार्गो हैंडलिंग कर रही है, उनकी एग्जेम्पशन खत्म कर दी है और सैंक्शन की मद में उसको ले आए। जो दूसरा मकसद है विद हिंदुस्तान, अमेरिका का जो मकसद है वो ये है, 3-4 मेजर डेवलपमेंट्स हो गई हैं, वो आपको पता है सारा जी। सीज फायर जब हुआ था, मई के स्किरमिश के बावजूद पाकिस्तान ने वेलकम किया था, प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। इंडिया ने एग्री ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया कि अमेरिका कोई रोल था सीज फायर में। सो दैट हैज पर्सनली एंटागनाइज्ड प्रेसिडेंट ट्रंप, नंबर 1। सेकंड जो चीज है वो ये है कि जो टैरिफ की ओवरऑल जंग में इस वक्त इंडियन इंपोर्ट्स तकरीबन 50% तक उन पर स्टीप टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन इट इज नॉट ओनली बेस्ड अपॉन द चैज़्म ऑन द सीज फायर। उसकी बेसिक वजह यह है कि इंडिया अपनी मार्केट्स को अमेरिकन फार्मास्यूटिकल्स के लिए ओपन नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि हमारे काश्तकारों को नुकसान पहुंचे। तो बेसिक एक्चुअली ट्रेड वार है जो पीछे चल रही है। तीसरी जो डेवलपमेंट हुई है चाबहार की हुई, और चौथी डेवलपमेंट जो आज हुई है वो ये है कि H1B वीजा जो है, H1B वीजा के ऊपर इंडियंस के लिए उन्होंने एक स्टीप फीस मुकर्रर कर दी है कि H1B वीजा की एप्लीकेशन के लिए जो टेक्नोक्रेट्स का वीजा होता है, $1 लाख की फीस आएगी। देयर इज सम कंफ्यूजन ऑन इट कि ये एनुअल फीस है या वन टाइम फीस है। बहरहाल द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दे हैव अनाउंस्ड फी ऑन द H1B वीजा। तो ये तमाम डेवलपमेंट को अगर आप देखें, मद्देनजर रखें, तो चाबहार के ऊपर उनका जो सैंक्शन लगाना है या सैंक्शन को बहाल करना है, ये डोंट रीड टू मच इनटू इट। ये कोई इतनी ज्यादा मेरे ख्याल में डेवलपमेंट नहीं हुई। इंडिया को ज़क ये पहुंची है कि उनका अफगानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ जो ट्रेड कॉरिडोर था वो थोड़ा सा खटाई का शिकार हो गया। जी ठीक, खटाई का शिकार हो गया। जनरल साहब, आप इसी राय के ऊपर अंजा साहिबा समझती हैं कि जिस तरह जनरल साहब बकौल उनके कि इंडिया को ज़क तो पहुंची है, हजीमत का सामना भी करना पड़ा है,
चाहे इससे बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान को हो या ना हो, लेकिन भारत को किस हद तक ये नुकसान है? क्योंकि भारत को इससे बहुत ज़्यादा अगर फ़ायदा ना भी हो, लेकिन वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इसको बाईपास करने के लिए बनाया गया था गवादर को। अब आने वाले दिनों के अंदर मुश्किलात उसे क्या हो सकती हैं माशी सतह पे और बैनुल अक़वामी सतह पे? देखिए, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपकी निशानदेही करती चलूँ। एक तो ये कि जो करंट टेंशन्स है ना जी, जैसे जनरल साहब ने भी मेंशन किया अबाउट द H-1B वीज़ा एक्सेट्रा ट्रेड टैरिफ्स हमने देखे। तो जो टेंशन्स हैं बिटवीन द यूएस एंड इंडिया, ये सिर्फ अभी टैरिफ्स और ट्रेड की बात नहीं है। देखें, ये एक डीपर स्ट्रगल है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और ट्रस्ट कहाँ मौजूद है। सो पाकिस्तान और जो ग्रेटर खिता है यहाँ पे, उसके लिए एक बड़ा क्लियर कट लेसन है इस चीज़ में कि जितनी भी आपकी ग्रेट ये पावर राइवलरीज हैं, यहाँ पे रिस्क्स भी हैं और ओपनिंग्स भी हैं, जिस तरह के चाबहार का इंसिडेंट लेते हैं। सो अगर रिस्क की बात करें तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक जो रिस्क है इंडियन इन्वॉल्वमेंट की विद चाबहार अंडर द IFCA, जो कि ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट है, जो कि सितंबर 29, 2025 को इफेक्टिव होएगी। या इस तरह के जो वेवर्स दिए गए थे, अब जो जिस तरह के इंडियन पोर्ट्स की अथॉरिटी थी या शाहिद बेहश्ती टर्मिनल के ऊपर, अब वो उसका स्टेटस रिमूव हो गया है। और ऑल्सो इंडिया ने करीबन $120 मिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट की हुई थी इस पोर्ट के डेवलपमेंट में। सो अब वो भी सैबोटाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए इंडियन देखें, जो कनेक्टिविटी है ना जी, वो इंडिया के लिए बड़ी ज़रूरी थी चाबहार इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया। ऑब्वियसली एक उसमें कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी भी जो इंडिया की थी वो भी वीकन हो गई है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल नॉर्थ एंड साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इंडिया, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशिया, इसकी भी डिस्ट्रप्शन हम देखते हैं। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, देखें एक जो बैलेंसिंग सिचुएशन थी ना रिलेशनशिप उनकी यूएस के साथ के स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट और इन्वेस्टमेंट होगी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उसकी भी लॉबी हमने देखा एट रिस्क है। और अगर इकोनॉमिक रिस्क की बात करूं तो जितनी भी एंटिटीज इन्वॉल्व थी, जिस तरह के बैंक्स थे, शिपिंग कॉर्पोरेशंस थी, लॉजिस्टिक कंपनीज थी, वो भी अब रिस्क अवर्स हो गई हैं जी, क्योंकि ये जो यूएस की सेकेंडरी सैंक्शंस हैं, इसके अंदर देखें लॉस जो है यूएस की बैंकिंग सिस्टम्स को एक बड़ा डेंट पड़ता है। सो अगेन चाबहार के इर्द गिर्द जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, रेल के, कार्गो वॉल्यूम एक्सपेंशन के, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स के, उसकी भी आप देखें या तो डिले होगी या कंप्लीटली अबैंडन होगा। सो उसका जो जियोपॉलिटिकल फॉल आउट हम देखते हैं, जो एक काउंटर वेट चाह रहे थे कि जो चाइना की गवादर पोर्ट पाकिस्तान में बन रही थी, उसके साथ साथ तो वो तो अब हमने देखा है कि दुनिया के आगे दोबारा से जी उसकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमारे पास आ गया है। ऑब्वियसली कभी कंपैरिजन नहीं था ग्वादर के पोटेंशियल में और चाबहार के पोटेंशियल में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इंडिया को भी अभी ये रियलाइजेशन होगी कि उसके लिए बेहतर है कि कोऑपरेशन की तरफ जाए रादर देन के कंपटीशन क्रिएट करे। बिल्कुल, आपने जिस तरफ को इशारा किया कि इंडिया का रिस्पांस किस तरह आता है, लेकिन पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा उठाना है। जनरल साहब, अगर हम बात करें तो चाबहार को लेके बेनिफिशरीज उसके कौन थे? अफगानिस्तान का भी तज़किरा आता है बीच में। अगर आप देखें कि चंद माह पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि बगराम एयरबेस हमें छोड़नी नहीं चाहिए थी, पशेमानी का इजहार करते हैं। इन दिनों में जहाँ पे चाबहार पे दिया गया इस्तिस्ना वापस लिया जाता है, वहाँ पे बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालिबा भी किया जा रहा है। तो क्या इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं हम आपस में? देखें, यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने जैसे बात की है, आई एम अ लिटिल कॉशियस अबाउट द होल थिंग। हम थोड़ा सा और एंथुसियास्टिक हो जाते हैं और ओवरबोर्ड चले जाते हैं। ठीक। सेंट्रल एशिया का और अफगानिस्तान का ट्रेड पोटेंशियल, इफ आई करेक्टली रिमेंबर द फिगर, मैंने अपने आर्टिकल में कोट किए थे, आई डोंट रिमेंबर टॉप ऑफ माय हेड, इट इज नॉट मोर देन $2-3 बिलियन। ठीक है, इट इज नॉट दैट मच। सही। चाबहार की इंपॉर्टेंस है एज एन अल्टरनेटिव पोर्ट टू ईरान, that will stay as it is, because उनके पास बंदरबाज है दूसरी पोर्ट, तो ईरान के लिए उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। और सम टाइम इन फ्यूचर अगर वो कैपिटल को शिफ्ट करते हैं मकरान कोस्ट के साथ, जो उनका पार्लियामेंट में एक दफा डिसीजन हुआ है, तो इट विल इमर्ज एज अ इम्पोर्टेंट पोस्ट, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग हब से तेहरान के इर्द गिर्द के इलाके से अपनी एक्सपोर्ट्स को बाहर ले जाने के लिए काफी डिस्टेंस तय करना पड़ता है। सही। तो दैट इज ईरान की एक इकोनॉमिक कंपल्शन है। उसमें इंटरेस्ट इंडिया का कंबाइन हो जाता है, एज यू सी।
कि उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए चाबहार पोर्ट को डेवलप करना पड़ा जब अमेरिकन अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा वो हैं स्लिप्स हैं, बिटवीन कप एंड लिप स्लिप्स हैं बहुत सारे। सबसे बड़ा स्लिप यह है कि विल तालिबान हैंड ओवर बगराम बेस बैक टू अफगानिस्तान टू अमेरिका। उसमें ऐसा है कि अगर आप इस्लामिक इमिरेट अफगानिस्तान को सोशियोलॉजिकली समझते हैं तो दिस इज अ नो गो, कभी नहीं हैंड ओवर करेंगे। उन्होंने मुल्क तबाह कर दिया था लेकिन उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर नहीं किया था। तो ये एक माइंडसेट हमें पता होना चाहिए, एंड दैट माइंडसेट इज स्टिल ड्राइविंग फोर्स। जो मूवमेंट है, इस्लामिक मूवमेंट अफगानिस्तान के अंदर, जो IEA है, इस्लामिक इमिरेट है, उसका जो मूवर एंड शेकर है वो कंदहार है। कंदहार इज वेरी पुरिटैनिकल, कंदहार इज वेरी रिलीजियस, कंदहार इज वेरी इडियोलॉजिकल। तो कंदहार कभी भी इस पे दोबारा कंसीड नहीं करेगा कि वो बगराम को दोबारा हवाले कर दें। अगर आपको दोहा एकॉर्ड्स के साइनिंग के दिन याद थे, 2020 में जब ये हुआ था, तो उस वक्त 1 साल तक इस एक पॉइंट के ऊपर अफगान इंटरलोक्यूटर्स और अमेरिकन में ये बात मतलब 1 साल तक डिस्कस होती रही कि विथड्रॉल का टाइम टेबल क्या होगा, टाइम फ्रेम क्या होगा। और उस टाइम फ्रेम के दौरान भी अमेरिका ने कई बार कोशिश की कि वहां पे कुछ रेजिडुअल फोर्स को छोड़ जगह। CIA ने कोशिश की, पेंटागन ने कोशिश की अफगान के साथ कि कुछ वो लोग जो हैं उनको वहां पे रहने की इजाजत दी जाए इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस के ज़मीन में। सही। अमेरिकन ने अफगानिस्तान के अंदर एक मलेशिया फोर्स रेज की थी जिसको लोकल जुबान में उर्बकई मलेशिया कहते हैं। उर्बकई ट्रेडिशनल अफगान मलेशिया फोर्स है जो होती है सेमी मिलिट्री। तो उसको उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, रेज किया था विद दिस इंटेंशन कि ये हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होगी। यस, बगराम हैज द जियोस्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग अ लिस्टनिंग पोस्ट, अमेरिकन लिस्टनिंग पोस्ट अगेंस्ट Pakistan, against China and against Russia. So it is very geostrategically located. However, क्या तालिबान उसको हवाले करेंगे? मैं ये समझता हूं कि जब तक कंदहार मूवमेंट का मूवर एंड शेकर है, this is not going to happen. However, कल अगर इस्लामिक इमिरेट अफगानिस्तान के दरमियान कोई coup आ जाता है, कोई विद इन दी इस्लामिक इमिरेट एक नया ग्रुप बरसर इक़्तिदार आ जाता है जिसकी पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर सकते हैं, तो उस केस में कुछ नहीं कहा जा सका। जो आपने अगर रीसेंट स्टेटमेंट्स देखी हो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की या मुतकी साहब की, उन्होंने ये कहा है कि नो, दिस इज नॉट नेगोशिएबल, वी आर नॉट गोइंग टू हैंड ओवर कंधार। हाउएवर उन्होंने ये कहा है, एंड आई एम प्रिवी टू इट, कि दे आर वेरी कीन टू हैव इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद अमेरिका। दोहा एकॉर्ड का एक शिक ये भी था कि अमेरिका और वेस्ट प्लस अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन में इमदाद देगा। तो वो इसको सामने लाते हुए ये कहते हैं कि हम अमेरिका की इक्तिसादी इमदाद को वेलकम करेंगे। सही। अब अगर ये इक्तिसादी इमदाद कल किसी और शेप में आती है, बगराम के केस में आती है और उसको कवर कोई और दिया जाता है, दैट इज स्पेकुलेशन और आई वुड लीव इट देयर। However, as I see to it, yes, geostrategically बगराम is very important. यानी इस पूरे मंजरनामे में अगर देखा जाए एयरबेस की अहमियत, उसको वापस लेने की अमेरिका की तरफ से बातें और उस पे आने वाला मंजरनामा, इस पे मजीद बात भी होगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा। जनरल साहब, अंजा साहिबा हमारे साथ ही मौजूद हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का वो फौजी अड्डा जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के लिए मरकज़े निगाह रहा है। सोवियत यूनियन के दौर से लेकर अमेरिका की 2 दहाइयों पर मुहित जंग तक यह अड्डा हमेशा आलमी सियासत का महवर रहा। अब एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो चुका है कि अगर अमेरिका वाकई इस अड्डे को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है तो खित्ते में ताकत का तवाजुन किस तरीके से बदलेगा। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना किया तो बुरी चीजें पेश आएंगी। नाज़रीन, ट्रंप ने चीन के बढ़ते हुए असर पर भी तशवीश का इजहार किया और बगराम की वापसी को मुल्की सलामती और इलाकाई तवाजुन से जोड़ा। उनके मुताबिक ये पूरे खित्ते के लिए खतरा है। अफगान मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ कारी फसीहुद्दीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बगराम एयरबेस से मुतल्लिक बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि अफगानिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, यहाँ किसी गैर मुल्की हुक्मरानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बयानिया तालिबान के उस एतमाद को जाहिर करता है जो उन्होंने अमरीकी इनखला के बाद से अपने हक में इस्तेमाल किया है। ये तनाज़ा सिर्फ तालिबान और अमरीका के बीच नहीं बल्कि इसके इलाकाई जहते भी हैं। चीन ने अमरीका के मुमकिन इक़दामात पे सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि इस तरह की कोई भी पेशरफ्त
खित्ते में तसादुम को बढ़ाएगी। बीजिंग को तशवीश है कि बगराम उसके हसास इलाकों के करीब वाक़े है और अगर अमेरिका वहां दोबारा अपनी मौजूदगी कायम करता है तो ये बराह रास्त उसके लिए चैलेंज होगा। बगराम अड्डे की तारीखी अहमियत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1950 की दिहाई में सोवियत यूनियन ने इसे बनाया। 1980 की दिहाई में यह सोवियत कब्जे के दौरान मरकजी अड्डा रहा और फिर 2001 में अमेरिका ने अलकायदा और तालिबान के खिलाफ जंग के लिए इसे अपने कब्जे में ले लिया। यह अड्डा 77 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर मुहित है और इसके रनवेज दुनिया के मजबूत तरीन रनवेज में शुमार होते हैं। 2 दहाइयों तक यहां हजारों अमरीकी और इत्तेहादी फौजी तैनात रहे। 2021 में जब अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान से अचानक इनखला किया तो बगराम तालिबान के हवाले कर दिया गया और उसके बाद से सैटेलाइट तस्वीर जाहिर करती हैं कि अड्डे पर कोई बड़ी सरगर्मी नहीं हो रही। यही वजह है कि अमेरिका के लिए इसे दोबारा फाल करना अमली तौर पे मुमकिन हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि तालिबान इसकी इजाजत कैसे देंगे। सवाल यह भी है कि क्या तालिबान अमेरिका की धमकियों या दबाव के सामने झुकेंगे और अगर अमेरिका वाकई इस अड्डे पर वापसी करता है तो क्या यह खित्ते को मजीद गैर मुस्तहकम करेगा या एक नए तवाजुन की बुनियाद रखेगा। इस पूरे मंजरनामे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड इनामुल हक साहब और अंजा साकिब साहिबा। अंजा साकिब साहिबा, आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले तो इस पूरे मंजरनामे को अगर एक कैनवस के ऊपर रखा जाए, आप क्या समझती हैं कि क्या अमेरिका जो है वो बगराम एयरबेस दोबारा अपने कंट्रोल में लाने में कामयाब हो सकता है और क्या ये अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर एक और ज़र्ब होगी? देखिए इसको पहले जो आपका पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि क्या यूएस लाइकली है कि वो रीइन्वेड करे अफगानिस्तान को अगेन बाय रीटेकिंग बगराम, तो मुझे जहां तक लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम रीइन्वेजन बहुत अनलाइकली है। क्योंकि देखें इतने फौजी दोबारा से डिप्लॉय करना, इतनी लार्ज फोर्स को सस्टेन करना अफगानिस्तान के अंदर, जो कि एक बड़ी एनॉर्मस कॉस्ट है यूएस के ऊपर भी। और देखें जो यूएस अभी यहाँ दिखाना चाह रहा है या सिग्नल करना चाह रहा है वो ये कि एक इंटेंशन उनका है कि इस रीजन के अंदर वो अपना फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग रखें। बिकॉज जो बगराम एयरबेस है, जैसे पहले भी मेंशन हुआ, उसकी चाइना के साथ जो स्ट्रेटेजिक प्रॉक्सिमिटी है वो ऑब्वियसली यूएस के लिए एक हैरानकुन और बड़ी कंसर्न, कॉज ऑफ कंसर्न है। सो तालिबान की एब्सोल्यूट रिजेक्शन जो है ना जी इस केस में, क्योंकि तालिबान ने ऑब्वियसली ये वाला एग्जांपल भी दिया है कि जो दोहा के अंदर जो डिस्कशंस हुई थी उसके अंदर दोहा एग्रीमेंट में यूएस ने गारंटी की थी कि वो वापस अब अफगानिस्तान में इंटरनल अफेयर्स में नहीं करेगा, ना फोर्स यूज करेगा उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करने के लिए। तो इसके अंदर तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि बहुत एक प्रेशर आएगा फ्रॉम द तालिबान गवर्नमेंट एज वेल। और इसके अंदर अगेन जहां तक यूएस की सप्लाई लाइंस और जितनी उसने thousands of soldiers डिप्लॉय करने होंगे, लॉजिस्टिक्स, अगेन फार प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम द यूएस बेसिस। तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर ये हाइपोथेटिकली स्पीकिंग दोबारा से यूएस एंटर करने की कोशिश भी करता है, बगराम को कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो वहां पे एक डोमेस्टिक पुशबैक बहुत ज्यादा आ सकता है। तालिबान की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसके अंदर ऑब्वियसली एक और सिक्योरिटी कंसर्न आएगी जो पूरे खत्ते के लिए आएगी, वो कि जिसके अंदर आईसिस का जो के फैक्टर है, अलकायदा के जो थ्रेट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो कि रीजनली एक री अटेम्प्ट हो सकते हैं। उसके अलावा देखें जी जो ये सॉवरेनिटी का नैरेटिव है ना कि जियोपॉलिटिकल एम्बिशन जो है यूएस की, उसके अंदर अगर हम बार बार ये चीज को, तालिबान की सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, देखिए अभी भी हमने देखा है कि नॉन मिलिट्री या नॉन काइनेटिक मीन्स के जरिए भी यूएस की काफ़ी पेनिट्रेशन है तालिबान गवर्नमेंट के साथ खिलाफ वर्जी में। बिकॉज जिस तरह वो वहाँ पे एजुकेशन और वुमेन्स राइट्स चैलेंज हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएस बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे एक्टिवली काम कर रही हैं। तो इसके अंदर इस पे अब काइनेटिक एफर्ट्स दिखाना ऑब्वियसली तालिबान के लिए भी एक लेजिटिमेसी उनकी चैलेंज करती है उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर है। तो इसके अंदर जो रीएस्केलेशन हो सकती है जी, मुझे लगता है कि उससे जो कोर्सिव मेजर्स देने चाहिए वहाँ पे ना सिर्फ जो डीस्टेबलाइजेशन विद इन अफगानिस्तान आएगी, लेकिन स्पिल ओवर हम पाकिस्तान में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमारे लिए फिर ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि हमें जहाँ पे अभी देखना पड़ेगा कि इन द फ्यूचर जो दूसरी रीजनल पावर्स हैं, जैसे चाइना है, ईरान है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वो इस चीज को बिल्कुल एक प्रोवोकेशन परसीव करेंगे, स्पेशली चाइना इन दिस केस।
और अगर हम इकोनॉमिक लेवरेज की बात करें जी, देखें अभी तालिबान अपने आप को इंटरनेशनल रिकग्निशन और इकोनॉमिक रिलीफ की तरफ ले जाना चाह रहे थे कि जो उनके फ्रोजन एसेट्स थे वो रिलीज हो ठीक है, जाए। यानी ये जो आपने मंजरनामा यहाँ वजह किया है, इसमें अगर हम दूसरा एस्पेक्ट भी इसका देखें कि बहुत सारी जगहों पे माशी मसाइल भी हैं। जनरल साहब साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, अगर देखा जाए तालिबान हुकूमत जो है उसे माशी चैलेंजेस भी दरपेश हैं, आलमी तौर के ऊपर अपनी हैसियत तस्लीम भी करवाना है, तो क्या आप समझते हैं कि ये तरीका निकाल के अमेरिका इस चीज़ पे माइल कर सकता है कि बगराम का कंट्रोल वापस दिया जाए? देखिए, जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि अगर आप इस्लामिक एमिरेट के माइंडसेट की तरफ जाते हैं ना, कंदहार की तरफ जाते हैं, जो मूवर एंड शेकर है जी, वो कभी भी दोबारा एग्री नहीं करेगा। और जहां मैंने लास्ट टाइम बात छोड़ी थी वो ये था कि दोहा अकॉर्ड में 1 साल तक इस बात पे गुफ्तगू होती रही कि पीछे कुछ लोग छोड़ दिए जाएं, CIA के और बाकी मलेशिया के, तो तालिबान नहीं माने। और फाइनली उन्होंने ये कहा था, जब दोहा अकॉर्ड हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि नो, एवरीबडी हैज टू लीव, दैट इंक्लूड्स सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कंप्लीट जो है इनखिलाब मुकम्मल हुआ था, तब मतलब है कि IEA इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान उस बात में मुतमईन हुआ था 14 महीने के अंदर अंदर। यू सीन इट। तो दोबारा अमेरिकन को किसी सूरत में यहाँ पे परमिट करना आइडियोलॉजिकली मैं नहीं समझता हूँ कि दैट इज पॉसिबल। ठीक है, हाउएवर इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ इस वक्त जो है चैज़ हैं, मुख्तलिफ फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ये कोशिश कर सकता है कि उनको इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट की सूरत में कोई उसकी शक्ल बना दे, इसको कोई और रुख दे दे। दैट इज पॉसिबल। कैसे होगा, ये स्टोरी किस तरह बाहर आएगी, इसको कैसे पैकेज किया जाएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब स्पेकुलेशन, इस पर नहीं करूंगा मैं, लेकिन दैट इज समहाउ, मैं समझता हूँ कि वो नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। तो क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत को इस वक्त माशी मुश्किल दरपेश है, नॉन रिकग्निशन का मसला है, पाकिस्तान के खिलाफ इसका उनका मतलब है कि एक किस्म का एक बयानिया जारी है TTP की सूरत में। तो उस सूरत में पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर सकता है, गिवन और लेवरेजेस उनके साथ है। तो ये इस सूरत में पॉसिबल है। और उस केस में जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि चाबहार की नोयत किसी हद तक वो दोबारा मतलब है कि वो हो सकती है कि मतलब है कि दोबारा वो बहाल हो जाए। 2-3 बातें और मैं इस ज़मीन में करना चाहूँ, जस्ट टू फिल योर। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट जो है CPP, इसका जो रोड कनेक्टिविटी है वो मुकम्मल हो चुकी है। 2017 किलोमीटर की जो दिलाराम जरंग हाईवे है वो मुकम्मल हो गई है, जो चाबहार को अफगानिस्तान की 2100 किलोमीटर रिंग रोड से मिलाती है, तो वो मुकम्मल हो गया काम। 2017 से ऑपरेशनल आपको पता है। और पहला जो अफगान कार्गो है वो 2019 में मतलब है इस पर भेजा गया था, हैंडल किया गया था। जो इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी है वो इस वक्त जो है वो तकरीबन कोई 2 मिलियन मेट्रिक टन के करीब है। कंपैरिजन में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कराची की जो हैंडलिंग कैपेसिटी एवरेज वो 25 मिलियन टन है और गवादर की 11 मिलियन टन। तो स्टिल आवर पोर्ट्स आर कंपैरेटिवली बेटर। 1.6 मिलियन इंडिया ने लगाया है इसकी उसमें। इंडिया का एक और इंटरेस्ट भी है, वो जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। अफगानिस्तान के अंदर आयरन ओर की माइन है हाजी गाक, एक जगह है वहाँ पे बामियान के ऊपर, वर्दक और बामियान में उनके प्रोविंस है। इस हाजी गाक को कनेक्ट करने के लिए 900 किलोमीटर की हाजी गाक लाइन भी मुकम्मल हो चुकी है। और इंडिया का इस आयरन ओर में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 2, जो ईरान का मैंने कह दिया था 85% ईरान की जो इम्पोर्ट्स है वो इस वक्त ये है हैंडल करता है, CPP हैंडल करता है चाबहार पोर्ट कॉम्प्लेक्स। सही। जो अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जब तक 5 नेशन रेलवे कॉरिडोर FNRC मुकम्मल नहीं होगा, इसका पोटेंशियल मुकम्मल तौर से नहीं होगा, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन चाबहार थ्रू अफगानिस्तान विल लिंक टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का ट्रू पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया है। सेंट्रल एशिया में इंडिया का इन एडिशन टू इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक और इंटरेस्ट भी है। इंडिया का फखूर आईनी एयर बेसिस हैं जो कि ताजिकिस्तान के अंदर है। तो इंडिया वांट्स टू हैव अ लैंड रूट टू दोज बेसिस, उसके लिए भी चाबहार उसमें इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के ऊपर सैंक्शन जो है इसका उसकी जियो स्ट्रेटेजिक रीच के ऊपर भी असर पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये तरह ध्यान में रखना चाहिए कि इसका वो है। बाकी अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल ये है जो हमें नजर रखनी चाहिए कि यस, जियो स्ट्रेटेजिकली बेस जो है इट इज इम्पोर्टेंट, जो मतलब है बगराम एयर बेस है।
बट उसकी एक्चुअलाइजेशन में मैं समझता हूँ कि काफी मुश्किलात है और इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन टुमारो। जी ठीक, यानी ये जो फैसला है ये एक होगा नहीं और ना ही ये फैसला मुस्तकबिल करीब में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर इबहाम भी बहुत सारे हैं, इतराज़ात भी बहुत सारे हैं। जो चीन का फैक्टर इसके अंदर है, इसी के ऊपर बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बगराम एयरबेस की जो जुग्राफियाई हैसियत है, अगर इसको देखा जाए और इसके कंट्रोल दोबारा अमेरिका के लेने के ख्वाब को देखा जाए तो इसके पीछे के मुहर्रिकात क्या हैं और आइंदा का मंजरनामा क्या हो सकता है और चाइना का जो उनसर उसके अंदर नुमाया है, इसके ऊपर बिलखुसूस बात की जाएगी। अंजा साकिब साहिबा, आप क्या समझती हैं कि चीन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसको लेके, और दूसरी तरफ जनूबी बहराए चीन में जो टेंशन दिखाई देती है या ताइवान का जो मंजरनामा दिखाई देता है, उसके ऊपर जो अमेरिका की तरफ से बार बार टेस्टर लगाए जा रहे हैं, चीन के तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक जेन्युइन हैं? और माजी करीब में कुछ सेटेलाइट तस्वीर पे इबहाम या एतराज़ात उठाए गए थे कि शायद चीन यहाँ पे अपनी नकलो हरकत को मुमकिन बना रहा है। तो ये आने वाले दिनों में चीन का रिएक्शन इसके ऊपर क्या होगा? देखिए, डेफिनेटली चीन के रिएक्शन से पहले ना हम जी एक बात जरूर देखते हैं कि अगर हम जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वाली बात है, यूएस जिस पे इंसिस्ट कर रहा है कि जी चाइना जितने भी ये मैरीटाइम रीच को एक्सटेंड कर रहा है, उसके अंदर ऑब्वियसली यूएस का एक जो मेन कंसर्न है, स्पेशली अब बगराम को टेक ओवर करने में भी, वो ये है कि इस साउथ एशियन रीजन में अपने आप को वो उस पावर को रीस्टैब्लिश करना। यहाँ पे देखें, जो एक बड़ी कंसर्न वो ये आती है कि whether in the case of आसियान कंट्रीज या जो मिक्स्ड आंसर्स हैं, जिस तरह फिलीपींस है वो लीन कर रहा है टुवर्ड्स द यूएस, कंबोडिया और लाओस जो है वो चाइना की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। सो अगेन ये जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर जो अभी हमारी सूरत हाल है, उसके अंदर ये एक एक्सपेक्टेड सिनारियो थी। सो ऑब्वियसली सीपेक और ग्वादर का लिंक जो है मैरीटाइम ट्रेड फ्लोज के अंदर, वो ऑब्वियसली साउथ चाइना सी के जो लेन्स हैं उस पर कनेक्ट करता है। लेकिन इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो चाइनीज रिएक्शन है वो इंडो पैसिफिक टेंशंस को भी उजागर कर सकता है और ऑब्वियसली इससे पाकिस्तान की आर्टरीज को, इकोनॉमिक आर्टरीज को इम्पैक्ट आ सकता है। तो हम यहाँ पे दोबारा से इस चीज की तरफ जाते हैं कि देखें, जो यूएस इंडिया का जो रिफ्ट है, अगेन इस करंट सिनारियो के अंदर, उसके अलावा ये चाबहार वाली जो सिचुएशन है ये अनरेवल होना, फिर बगराम के ऊपर तालिबान वर्सेस यूएस का जो एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, ऑब्वियसली यूएस इस चीज को अगेन चाइना की डिप्लोमेसी जो मेजर्स हैं उनको टैक्टफुली हैंडल करने के ऊपर, अगर ट्रम्प इस बैड थिंग्स कुड हैपन वाली फिलॉसफी से जाके तालिबान, जो कि अभी ऑलरेडी फाइनेंशियली एक इनस्टेबल सिचुएशन में है, तो उनके साथ अगर फाइनेंशियल पैकेजेस की, रिलीफ की बात करते हैं, तो वहां पे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शायद जो गवर्नमेंट है वो माइल हो जाए। लेकिन इससे इंटरनल टेंशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी जो कि बिटवीन द तालिबान फैक्शंस है, और इसका अगेन टेंशन ना सिर्फ साउथ चाइना सी के अंदर जाएगा, मगर जितनी भी ग्रेट पावर राइवलरीज हैं साउथ और सेंट्रल एशिया में, उसका इम्पैक्ट पूरे रीजन पे आएगा। तो पाकिस्तान के लिए अभी जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उसके लिए सबसे हमारे हक में बेहतर यही बात है कि हम जो इस किस्म की प्रॉक्सी वॉर्स हैं इससे जितना चाहे दूर रहें, अपने ट्रेड रूट्स को सेफगार्ड करें और स्टेबिलिटी को फाउंडेशन रखें अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो जी बड़ा डिप्लोमेटिक होके चलना पड़ेगा पाकिस्तान की, जो वेदर इट्स चाबहार या साउथ चाइना सी, पाकिस्तान की प्रायोरिटी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉक्सी वॉर्स नहीं होनी चाहिए। और अगर चाबहार का कोलैप्स होता है, बगराम का स्टैंड ऑफ होता है, अगेन पाकिस्तान ने एक स्टेबलाइजर का किरदार निभाना है, इस दफा पॉन नहीं बनना किसी के लिए भी। सो अगेन मैं उसके ऊपर अगर बात करूं कि यूएस के लिए क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इन द फ्यूचर, तो मुझे यही लगता है कि करंटली जो ये पूरी बगराम वाले एयरबेस की जो बात है, वो अगेन इट्स मोर देन व्हाट अपीयर्स टू बी, एक नैरेटिव्स की बात है, क्योंकि यूएस को बार बार अपनी जो इस रीजन के अंदर चाइना के अगेंस्ट वो अपनी मौजूदगी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना। तो इसी बीच में अंजा साहिबा, ये जो आपने बात की, इसी पे मुझे जनरल साहब की राय लेनी है। जनरल साहब, सर आखिरी 2-3 मिनट है, आप क्या राय रखते हैं इसी के ऊपर कि चीन की जो तशवीश है वो किस हद तक बजा है और चीन इसके ऊपर रिएक्ट कैसे करेगा? चीन के बड़े डिफाइंड इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान के अंदर ना,
और मैं अगर उनको मोटा मोटा बताऊं तो सबसे पहला जो उनका इंटरेस्ट है वो है एक्सट्रीमिज्म के ऊपर। ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है वो इट इज बेस्ड इन साइड अफगानिस्तान, और वो अब ईस्टर्न इस्लामिक तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट से मॉर्फ करके वो ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी बन गई है, पॉलिटिकल शेप में करने का है। दैट इज द डेवलपमेंट फॉर चाइना कंसर्न करता है, और वो उस सिलसिले में वो इन कॉन्टेक्ट होता है IEA के साथ। चीन रीजनल स्टेबिलिटी चाहता है। देखिए जो बड़ी ताकतें होती हैं, इमर्जिंग पावर्स होती हैं, वो स्टेटस को पावर होती हैं, वो कभी भी बैलेंस ऑफ पावर को किसी भी जगह पे अल्टर नहीं करती, बिकॉज वो समझती है कि चेंज इन दी बैलेंस ऑफ पावर जो है वो अनसर्टेनिटी लेकर आता है, और अनसर्टेनिटी को डील कैसे करेगा, खामखा एक कॉम्प्लिकेशन आ जाती है ना। सही। चीन का बॉर्डर कंट्रोल है, वो उस सिलसिले में वो कभी भी वाखान कॉरिडोर पे भी थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज चाइना वांट्स टू हैव बॉर्डर कंट्रोल, क्योंकि शिंकियान जो है या शीदान जिसको देखते हैं चाइनीज में कहते हैं, वो बिल्कुल लिंक करता है और बॉर्डर करता है, तो दे डोंट वांट टू हैव ट्रबल इन देयर मुस्लिम वीगूर मुस्लिम एरियाज। दूसरा चाइना का जो इंटरेस्ट है वो रेयर अर्थ के सिलसिले में। चाइना अफगानिस्तान में रेयर अर्थ के डिपॉजिट हैं, 17 जो रेयर अर्थ हैं, और उनका वहाँ पे भी इंटरेस्ट है। इसके अलावा आयनाक जो कॉपर माइन है वो चाइना के तवसत से एक्सप्लॉइट हो रही है, और वो हो रही है, मतलब उस पर काम हो रहा है। जो चाइना का दूसरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो BRI या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड CPEC जो उसका पायलट प्रोजेक्ट, उसको एक्सपैंड करना है तो वो करेंगे। सही। ट्रेड रूट्स, अगर जैसे कि मैंने आपको फिर शुरू में कहा था, अगर ट्रेड रूट एक्चुअलाइज हो जाते हैं सेंट्रल एशिया को, तो इसमें भी चाइना को फायदा है। अल्टरनेटिव उसको मार्केट्स मिल जाती हैं, वो हो जाती है। चाइना आल्सो वांट्स टू हैव सॉर्ट ऑफ वो जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को यहाँ पे मिनिमाइज करना चाहता है, तो वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस को डिमिनिश करने की कोशिश करेगा, चाइना और रूस मिल के। तो ये एक मतलब है, हम समझ सकते हैं कि ये एक किस्म की कोल्ड वॉर या सॉर्ट ऑफ अ कोल्ड वॉर हो सकती है। और आखिरी में ये कहूँगा कि चाइना मीडिएशन की तरफ जाता है, और इस मीडिएशन में आपको पता है कि उन्होंने TTP के मामले में भी अफगानिस्तान के पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की है, तो ये एक उनका इंटरेस्ट है कि वो मीडिएशन करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट रखना चाहते हैं। तो ये मोटे मोटे चाइना के इंटरेस्ट है। तो चाइना विल रिमेन इन्वॉल्व बिकॉज ये चाइना का बैकयार्ड है, और चाइना जो भी उसको मुनासिब लगेगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन वो करेगा, ताकि दोबारा यहाँ पे उसके बैकयार्ड में अमेरिकन फोर्सेस आके ना बैठे। चाइना हत्तुल इम्कान ये कोशिश करेगा कि उसके बैकयार्ड में अमेरिका दोबारा ना आके बैठ सके। बहुत शुक्रिया मेजर इनामुल हक साहब, अंजा साकिब साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी जुमे के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।